नमस्ते। चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक आधुनिक राष्ट्र, एक मॉडर्न नेशन आखिर बनता कैसे है? सोचिए, एक देश को बनाना ये किसी बिल्डिंग को बनाने जैसा ही है, पर यहाँ ईंट पत्थर नहीं बल्कि लोग, उनके विचार और सिस्टम्स लगते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर एक मॉडर्न देश बनाने के लिए चाहिए क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, फास्ट इंटरनेट और एक मजबूत इकोनॉमी है? या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, किसी भी देश की बुनियाद क्या होती है? उसके लोग, है ना? इसीलिए एक मॉडर्न देश बनाने का जो सफर है वो असल में बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर से शुरू होता है। ये एक बाहरी बदलाव से पहले एक अंदरूनी बदलाव है। डैनियल लर्नर, जो एक जाने माने समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसी बात पर बहुत गहरा काम किया। उनका कहना था कि सारे कहानी एक साइकोलॉजिकल यानी एक मनोवैज्ञानिक बदलाव से शुरू होती है। मतलब ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अपनाने की बात नहीं है, ये तो दुनिया को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने की बात है। लर्नर ने इस बदलाव के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को नाम दिया मानसिक गतिशीलता या साइकिक मोबिलिटी। अब ये है क्या? जरा सोचिए, एक किसान है जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला, लेकिन जब वो रेडियो पर शहर की कोई कहानी सुनता है तो वो अपने मन में कल्पना कर सकता है कि शहर की जिंदगी कैसी होगी। बस यही है मानसिक गतिशीलता। और मास मीडिया जैसे अखबार और रेडियो इसी कल्पना को पंख लगाने का काम करते हैं। और देखिए, जब कोई इंसान दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचने लगता है ना, तो एक और कमाल की चीज पैदा होती है, समानुभूति या एम्पैथी। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये तो दूसरों के सुख दुख को सच में महसूस करना है। लर्नर का मानना था कि जब समाज में लोग एक दूसरे को इस तरह समझने लगते हैं, तभी जाकर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र की बुनियाद रखी जा सकती है। ठीक है, तो जब एक इंसान की सोच बदलती है तब राष्ट्र कैसे बदलता है? चलिए अब एक व्यक्ति के दिमाग से जूम आउट करते हैं और पूरे देश के लेवल पर देखते हैं कि विकास का रोड मैप कैसा दिखता है। AFK ऑर्गेन्स्की ने एक मॉडल पेश किया जो बताता है कि कोई भी देश कैसे तरक्की करता है। पहली नज़र में ये 4 स्टेप्स का एक बड़ा सीधा साधा रास्ता लगता है। सबसे पहले एकीकरण, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पर कंट्रोल करती है। फिर आता है औद्योगिकरण, जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। इसके बाद सरकार लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाती है और आखिर में आती है आत्मनिर्भरता, जहां लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ओगेंस्की ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला आइडिया भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति तब नहीं होती जब सब देश बराबर के ताकतवर हों, बल्कि तब होती है जब कोई एक देश बाकियों से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? तो पूरा मामला ये है कि ऑर्गेन्स्की का ये पावर ट्रांजिशन सिद्धांत हमारी आम समझ को चैलेंज करता है। हम सब क्या सोचते हैं कि जब दो देश बराबर के पावरफुल हों तो शांति बनी रहती है, लेकिन ऑर्गेन्स्की कहते हैं नहीं, असली खतरा तो तब पैदा होता है जब कोई नया देश तेजी से तरक्की करके पुराने जमे जमाए पावरफुल देश को टक्कर देने के करीब पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझिए, मोहल्ले का एक पुराना दादा है और एक नया पहलवान तेजी से उभर रहा है। लड़ाई का सबसे ज्यादा चांस कब होगा? बस यही बात वो देशों पर लागू करते हैं। तो एक बात तो साफ है, मॉडर्नाइजेशन का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है, ये चुनौतियों से भरा है। असल में कुछ ऐसे संकट हैं, कुछ ऐसे क्राइसिस हैं जिनसे लगभग हर डेवलपिंग देश को गुजरना ही पड़ता है। ये इस ब्लूप्रिंट की दरारें हैं, कह सकते हैं। तो ये संकट कितने हैं? कुल 6। जी हां, 6 बड़ी चट्टानें जो हर उभरते हुए देश के रास्ते में आती ही आती हैं, और इन्हें पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। इन 6 संकटों की पहचान की थी लूसियन पाए नाम के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने। उनका जो फ्रेमवर्क है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि नेशन बिल्डिंग के इस प्रोसेस में क्या क्या बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो चलिए फटाफट इन पे एक एक करके नजर डालते हैं। पहला संकट है आइडेंटिटी का, मतलब एक देश जिसमें अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग हैं, उन सब के मन में ये एक कॉमन फीलिंग कैसे लाई जाए कि हम सब पहले एक देश के नागरिक हैं। ये पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है लेजिटिमेसी यानी वैधता का संकट। सरकार लोगों को ये कैसे यकीन दिलाए कि उसे ही शासन करने का हक है? ये सिर्फ इलेक्शन जीतने की बात नहीं है, ये तो लोगों का भरोसा जीतने की बात है, ताकि लोग नियमों को दिल से माने। तीसरा है पहुंच का संकट
या पेनिट्रेशन, मतलब क्या राजधानी में बना कोई कानून देश के दूर दराज गांव में बैठे एक इंसान की जिंदगी को छू भी पा रहा है? सरकार की पॉलिसीज और मदद को हर एक नागरिक तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथा है पार्टिसिपेशन का संकट। देखिए, जैसे जैसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे और जागरूक होते हैं, वो चाहते हैं कि देश के बड़े फैसलों में उनकी भी आवाज हो। तो सरकार कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोसेस में शामिल करे बिना देश में कोई गड़बड़ी या अस्थिरता पैदा किए? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। पांचवां संकट है इंटीग्रेशन का। ये सिर्फ लोगों को जोड़ने के बारे में नहीं है, ये सरकार के अलग अलग हिस्सों को, जैसे पुलिस, सेना, कोर्ट्स और नेता, इन सबको एक टीम की तरह मिलकर काम करवाने की चुनौती है। और आखिर में छठा संकट डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का। देश की संपत्ति, नौकरियां और अवसर, इन्हें लोगों में कैसे बांटा जाए कि सबको महसूस हो कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है। ये वो सवाल है जिस पर अक्सर सबसे ज्यादा बहस और झगड़े होते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन सभी संकटों से निपटने के लिए किस तरह की राजनीतिक मशीनरी चाहिए? आखिर एक मॉडर्न स्टेट का पॉलिटिकल इंजन दिखता कैसा है और काम कैसे करता है? इस सवाल का जवाब हमें दो और एक्सपर्ट्स, आलमंड और पॉवेल, के काम में मिलता है। उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर झांककर उसके पूरे कामकाज का विश्लेषण किया कि वो क्या-क्या काम करता है और उसे किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके हिसाब से एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की 3 खासियतें होती हैं। पहली, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, मतलब हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, जैसे कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट और इंसाफ के लिए कोर्ट्स। दूसरी, सेक्युलराइजेशन ऑफ कल्चर, जिसका मतलब है कि फैसले भावनाओं या पुरानी रस्मों के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क और तथ्यों के आधार पर लिए जाते हैं। और तीसरी, ये सिस्टम वक्त के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। अब जरा इस टेबल पे गौर कीजिए, यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। जब हम इन सभी थ्योरीज को एक साथ रखते हैं ना, तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। आप देखिए कैसे आलमंड और पावेल की बताई चुनौतियां, जैसे नेशन बिल्डिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, सीधे सीधे लुसियन पाई के बताए संकटों से मेल खाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात पर लगभग एकमत हैं कि एक देश को बनाने में असली बड़ी समस्याएं कौन-कौन सी आती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, ये सारी थ्योरीज 20वीं सदी में बनी थीं। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी, समाज और ग्लोबल रिश्ते इतनी तेजी से बदल रहे हैं, क्या देश बनाने के ये पुराने ब्लूप्रिंट आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? या फिर क्या हमें 21वीं सदी के लिए एक बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।